कि 1-2 पीरियड में अभी थोड़ा ग्रंथिल जैसा आया है। और बाकी का मैंने फिर उनका नाड़ी चेक किया तो पित्त नाड़ी काफी वीक मिल रही थी, तो फिर मैंने सब कुछ ब्लड रिपोर्ट करवा लिया। तो आज रिपोर्ट लेके आए थे तो उसमें TSH का लेवल 17 आया है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी डिटेक्ट हुआ है। तो मैंने तो लास्ट वीक में पित्तशामक ऐसे सूतशेखर रस सिर्फ दिया था, बाकी कुछ नहीं दिया उनको। मानस मित्र गुटिका वगैरह दिया आपने? मानस मित्र गुटिका वगैरह नहीं दिया है मैम। अच्छा, उसका भी अच्छा रोल होगा। और बाकी बच्चे वगैरह का कुछ मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वगैरह लिया है आपने? मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में बोला है कि वैसे तो रेगुलर रहता है, 3 दिन आगे पीछे होता है कभी कभी। और 2 साइकिल में 1-2 दिन, लास्ट जो 2 साइकिल थी उसमें बोल रहे कि 1-2 दिन ग्रंथिल जैसा आया था। बाकी तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, मगर वेट भी थोड़ा गेन हुआ है, तो ये थायराइड का भी 38 ना, 38-9 एज? 37। हाँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अभी तो मेनोपॉज नहीं कह सकते, पेरीमेनोपॉजल एज में एंटर हो रही है। और बाकी कुछ शिकायत है दूसरा? बस ये मैडम सिरसुल की है, तो माइग्रेन है, सीटी स्कैन भी हुआ है उनका 1 साल पहले। तो ऐसे सीटी कुछ स्कैन पूछा तो आपने हिस्ट्री में कि सूर्यावर्तक टाइप का है, लाइक मतलब 12 के बाद में होता है वगैरह, ऐसा कुछ हिस्ट्री है? ऐसा तो ज्यादा नहीं है कुछ। अच्छा तो फिर वही मैं उनके हस्बैंड से भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी बताया कि नहीं ऐसा ही है, कभी ये थोड़ा सा मानसिक कुछ हो जाता है तो तब उनको ये हेडेक स्टार्ट हो जाता है, फिर 2-3 दिन ऐसे ही बीपी देखा? रहता है। बीपी वगैरह कितना है, कैसा है? बीपी नॉर्मल है मैम, 116/80 था। अच्छा, तो शिरोधारा करवाइएगा, अच्छा रहेगा। अगर कोई दूसरी समस्या नहीं लगती है आपको, तो साइकोलॉजिकल ही लग रहा है ना पूरा आपको, तो उनको थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह भी बताइएगा, प्राणायाम योगा बताइए। मानस मित्र गुटिका स्टार्ट करेंगे, इसमें हम लोग खजूरवटी भी दे सकते हैं, थोड़ा सा वातदोष का शमन हो और उसका पोषण हो। वेट वगैरह कैसा है, वेट हीमोग्लोबिन वगैरह? हीमोग्लोबिन 12 है मैम, 12 है। वेट 65। अच्छा, वेट तो ठीक है, वेट का तो कोई समस्या नहीं है। तो थोड़ा इतना अर्ली हम लोग लाइक मतलब, बट आज के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है अर्ली मेनोपॉजल स्टार्टअप हो सकता है, तो चिड़चिड़ापन बन जाता है उनका, मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव बन जाता है, ऐसे भी होता है, चेंजेस होते हैं हार्मोनल मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल के, तो संभव है ऐसे कुछ होना। तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं, शिरोधारा का अच्छा रोल रहेगा। मानस मित्र गुटी का या मेंटाइट टैबलेट मानस मित्र गुटी का दीजिएगा, अच्छा काम करेगा। क्यों कोई मैंने अगर, हाँ बताइए। आज सूतशेखर रस दिया है और गुरुजी सत्व दिया है साथ में। चलेगा, गुरुची सत्व भी चलेगा। गुरुची सत्व उनको घृत के साथ बताइएगा और दूध के साथ, क्योंकि थोड़ा शिरशूल है, तो पित्त प्रकृति कौन सी लगी महिला की आपको? कफ पित्त लगा है। कफ पित्त लगा है, अच्छा। फिर शहद का साथ देना पड़ेगा अगर आप तो गुरुची सत्व दे रहे तो। आरोग्यवर्धिनी भी दीजिएगा समय के लिए, कुछ समय के लिए। इसमें लघु मालिनी वसंत का भी अच्छा रोल रहेगा। लघु मालिनी वसंत दीजिएगा, आरोग्यवर्धिनी लघु मालिनी वसंत। और बीच एक थोड़ा सा 7 दिन का इनका अगर शिरोधारा करा देंगे ना, चक्रधारा वगैरह से, तो साइकोलॉजिकल बहुत ही अच्छा ये मिलेगा, मतलब आराम मिलेगा उसको। तो मैं नस्य के लिए मैं सोच रहा था, तो कौन सा नस्य है? वचा का दीजिए, वचा का प्रदमन नस्य बहुत अच्छा रहेगा, वचा का। यस मैम। हाँ, क्योंकि वचा अच्छा काम करती है ना शिरो प्रधान इसमें कंडीशंस में, इसीलिए वचा का अच्छा रोल रहेगा वहां पर। और मैम समन नस्य में? कौन से? समन नस्य के लिए? सामंजस्य से हम लोग अपने पंचेंद्रिय वर्धन से करिएगा, या फिर अनु तेल जो भी अवेलेबल हो वो भी चलेगा, कोई भी चलेगा। अभी कफ प्रकृति है तो पंचेंद्रिय वर्धन चलेगा, अच्छा काम करेगा पंचेंद्रिय वर्धन भी। और मैम थायराइड के लिए फिर आगे क्या? थायराइड के लिए थोड़ा सा मुझे रिपोर्ट भेजिए जरा, बाकी के सबकी। यूरिन वगैरह करवाया क्या आपने इसका, यूरिन रूटीन या CBC, वो भी भेजिए। CBC करवाया मैम, वो मैं अभी लघु मालिनी ग्रुप में। वसंत थायराइड के इसमें भी काम करेगा, आरोग्यवर्धिनी भी काम करेगा इसमें, यस मैम। है ना? हाँ, तो फिर देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा वेट करके 10 एक दिन में देखते हैं। यस मैम, तो मैं रिपोर्ट अभी ग्रुप में शेयर करता हूँ। हाँ, शेयर कीजिएगा रिपोर्ट जी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ है, किसी का केस वगैरह हो नहीं तो हम सेशन को स्टार्ट करें अगले?
रानी जी कुछ है आपका? ठीक है, तो आगे हम लोग जैसे, नमस्कार फिर से एक बार सभी को। आज का हमारा ये सत्र है विशेष रूप से जो पुस्तक समीक्षा अनेकविध आयुर्वेद के रचयिताओं का जो ग्रंथ वाचन उपक्रम हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें जैसे पिछले सत्र में हमने महर्षि कणादकृत नाड़ी विज्ञानियम को कुछ पढ़ा था, आगे भी इस आज के सत्र में हम इसको पढ़ेंगे। पिछले सत्र में कुछ प्राइमरी तौर पर हमने देखा था कि नाड़ी कैसी, नाड़ी परीक्षा का आयुर्वेद में क्या महत्व है, और नाड़ी की स्थिति के बारे में हमने देखा था कि मनुष्य के शरीर में कितनी किस प्रकार से नाड़ी को बताया है, किस प्रकार से 700 सिराओं की कल्पना की है और उतनी नाड़ियों को ही माना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे बताया है कि मनुष्य के नाभि में के पास कुर्म नाड़ी रहती है, और कुर्म नाड़ी उस स्थान की कहते हैं जहाँ कछुए की आकृति का एक स्थान बना हुआ है और तिरछे भाग में स्थित है। यह तिरछे भाव से स्थित है और उसका सिर बाई ओर तथा पूंछ दाहिने ओर, फिर बाएं हाथ पैर ऊपर की ओर तथा दाहिने हाथ पैर नीचे की ओर है। यह कुर्म पुरुषों में अधोमुख तथा स्त्रियों में ऊर्ध्वमुख रहता है, और इसीलिए स्त्रियों के बाएं हाथ की नाड़ी और पुरुषों की दाहिने हाथ की नाड़ी देखने का विधान शास्त्रों में किया गया है। बस एक्चुअली हम लोग दोनों हाथों की नाड़ी देख सकते हैं, बट कई बार ऐसे होता है कि मुझे लगता है स्त्रियों की बाएं हाथ की नाड़ी देखना सहज भी होता है, सुलभ तरीका होता है, और पुरुषों में दाहिने हाथ की। और हमेशा से कोई भी कर्म करते समय स्त्रियों को दाएं हाथ से ही करने को बताया है, तो ये भी एक कारण है। कुर्म की स्थिति को लेकर भी ये कारण बताया है। पूर्वोक्त कुर्म के मुख में ये दो दो नाड़ियां तथा 6 में दो दो नाड़ियां एवं 5 नाड़ियां दाहिने हाथ, 5 नाड़ियां दाहिने पैर, 5 नाड़ियां बाएं हाथ और 5 नाड़ियां बाएं पैर में हो, अर्थात बाएं हाथ तथा पैर से निकलकर 10 नाड़ियां ऊपर को, दाहिने हाथ एवं पैर से निकलकर नीचे को तथा मुख एवं पूंछ से निकलकर तिर्यक गई है। इस प्रकार नाभि चक्र के 24 नाड़ियां निकलती है। नाभि का मूल स्थान जो बताया, नाभि यह नाड़ियों का भी मूल स्थान बताया है, यही से काफी सारे नाड़ियां निकलती है। तो ये 24 प्रकार की नाड़ियां इसमें बताई है। वात की पित्त कफ प्रत्येक का क्षय वृद्धि तथा प्रकृतिस्थ विशेष जो वात कफ है या फिर पित्त कफ है का प्रकोप तथा सन्निपात का प्रकोप, रस तथा रक्त की अधिकता या न्यूनता तथा साध्य और असाध्य रोगों का विशेषकर सन्निपात का ज्ञान, ये सब नाड़ी का मतलब एक प्रकार से नाड़ी प्रकाश करता है। अर्थात चिकित्सक नाड़ी देखकर इन बातों को पता लगा देता है। चिकित्सक अभी नाड़ी परीक्षा करने की लिए जो स्थिति है उसको वो बताते हैं। चिकित्सक बाएं हाथ से रोग को धारण करने वाले कुरपर कोहना के अंदर के भाग को मर्दन कर दाहिने हाथ के 3 अंगुलियों से अंगूठे के मूल के नीचे मध्य भाग में वायु के समान गमन करने वाली नाड़ी की निरंतर परीक्षा करें। अर्थात बाएं हाथ से कुरपर संधि, फिर केहुना के अंदर की और का भाग मर्दन कर यानी आगे पीछे कर नाड़ी का मार्ग साफ कर कोहिने को पकड़े रखे, और दाहिने हाथ की तीनों अंगुली से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका से अंगूठे के नीचे वात नाड़ी यानी वात पित्त कफ द्वंद्व तथा सन्निपात की गति का बोध करें। तो बिल्कुल जैसे अगर पोजीशन की बात करेंगे तो मणिबंध संधि के ऊपर ही जो वही प्रकोष्ठास्त्री नाड़ी है, रेडियल आर्टरी है, इसको ही हमें नाड़ी परीक्षण के लिए चुनना है। यहाँ पर ही हमें नाड़ी की परीक्षा करनी है। कलाई के 2 अंगुल स्थान पर अंगुल के नीचे, अंगुष्ठ के नीचे तर्जनी, मध्य में मध्यमा तथा अंत में अनामिका अंगुली से दबा दबा कर नाड़ी की गति का अनुभव करें। बिल्कुल, तो नाड़ी की गति का अनुभव करने के लिए हमें थोड़ा सा लाइट प्रेशर देना होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं देंगे हम लोग, तो थोड़ा सा दबाव हमें रखना होगा। ये दबाव कैसे रखना है ये हम निरंतर अध्ययन से हमें पता चलता है। एक मध्यम तौर का दबाव हमें वहां पर रखना होगा, जिससे हमें नाड़ी की परीक्षा में बहुत ही सुविधा मालूम होगी। अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर कई सारे नाड़ी के स्थान हैं, बट सबसे कन्वीनियंट स्थान तो रेडियल आर्टरी का ही बताया है, तो बहुत ही इजी वाला है, इसीलिए यहाँ पर ही हम लोग ये कर पाते हैं। नेक्स्ट बताया है नाड़ी परीक्षा का समय तथा नियम। प्रातः काल ही मलमूत्रादि का जो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर चिकित्सक आराम से बैठकर नित्य क्रिया में निवृत्त सुखपूर्वक बैठे हुए रोगी की नाड़ी परीक्षा करें। बिल्कुल, सवेरे मलमूत्र विसर्जन के बाद जो नाड़ी रहती है वो निराम रहती है, तो इसीलिए सवेरे का समय ही बहुत अच्छा बताया है। रोग की तीव्रावस्था में या आवश्यकता होने पर किसी भी समय में नाड़ी देख सकते हैं।
जैसे हम ओपीडी में बैठे हैं तो दोपहर का समय है तो भी रुग्ण अगर आता है तो भी हम लोग नाड़ी देख पाते हैं, कोई समस्या नहीं है। बट उचित समय अगर आपको नाड़ी में अलग अलग स्तर का परीक्षण करना है, अगर आपको नाड़ी में दोषों की स्थिति का एक बारीकी से अनुभव करना हो तो सवेरे का समय निश्चित रूप से ज्यादा संयुक्तिक होगा। बट अगर कई बार ऐसे होता है ना, हम लोग दिन भर में भी कभी रुग्ण आता है तो नाड़ी की परीक्षा कर सकते हैं। रात्रि के विश्राम के बाद स्वतः नाड़ी अपनी प्राकृतिक दशा में रहती है, उस समय नाड़ी परीक्षा करने पर रोग का निर्णय सरलता से हो जाता है। तो रात्रि में भी आप कर सकते हैं, खाना खाने के बाद में, विश्राम के समय पर भी, तब भी आप नाड़ी को देख सकते हैं। दोपहर को उष्णता के कारण तथा शाम को दिन की पूरी थकावट परेशानियों के कारण नाड़ी की गति में चंचलता आ सकती है, इसीलिए उस समय आप नहीं करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर आगे बताया है कि तेल मालिश करने के बाद, सोते समय, भोजन करते समय तथा भोजन करने के बाद नाड़ी का ज्ञान अच्छी तरह नहीं होता है। तो जैसे गंभीर वहां गति का ज्ञान नहीं हो पाता है तो ऐसी अवस्था में हमें नाड़ी का परीक्षण नहीं करना है। तो इसीलिए सवेरे करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको नाड़ी वैद्य बनना है, आपको नाड़ी का बहुत ही बारीकी से अनुभव करना है, तो मुझे लगता है वैद्य को खुद से सवेरे के समय में, प्रातः काल में रुग्णों को बुलाना चाहिए और मलमूत्र विसर्जन के बाद उसका नाड़ी का शांतिपूर्वक 5-10 मिनट लीजिएगा, आराम से आप उसका अनुभव कीजिएगा, आराम से देखिएगा। सवेरे के समय में बहुत ही शांत स्थिति में इसको देखते हैं तो बहुत अच्छा मतलब आपको निरीक्षण करने आएगा। अंगुष्ठ के मूल के नीचे जो नाड़ी गति करती है वह जांच की साक्षी, अर्थात उसी नाड़ी के पकड़कर हो उसका ध्यान हमें करना है और वहीं पर से हम लोग परीक्षा करते हैं। जैसे कोई स्थिति आती है, चक्कर आता है, तो हम लोग सबसे पहले अंगुष्ठ मूल स्थित नाड़ी का ही परीक्षण करते हैं, इसीलिए इसी को जीव साक्षिणी कहा है। तो जीवंतपना या जीवन की निशानी यही नाड़ी है। स्नायु, नाड़ी, वसा, हिंस्रा, धमनी, धामनी, धरा, तंतुकी, ये सभी उसके विशेष रूप से पर्याय बताए गए हैं। 3 अंगुली से त्रिदोष ज्ञान, अंगूठी के नीचे 1 अंगुल छोड़कर हम नाड़ी पर रखते हैं। तो पहले वात की नाड़ी, फिर मध्य में पित्त की नाड़ी और फिर तथा अंत में कफ की नाड़ी चलती है। ये तीनों नाड़ी के लक्षण है। वात के चंचल और गतिमान होने से पहले वात नाड़ियां फड़कती है, जैसे इसको सर्प की उपमा दी है। पित्त की नाड़ी उष्ण एवं चपल भी होती है, पर बीच में लगती है और बीच में मतलब फड़कने वाली, एकदम लगेगी और फिर छूट जाएगी। तो जैसे मंडूक की गति बताई, मंडूक के समान, फ्रॉक के समान इसकी गति को बताया है। अथवा नाड़ी स्वभाव से ही तर्जनी के नीचे वात नाड़ी, मध्यमा के नीचे पित्त नाड़ी तथा अनामिका के नीचे कफ नाड़ी चलती है। दोष के लक्षण करते हैं। अभी नाड़ी में दोष के लक्षण कैसे देखेंगे। जब वात दोष अत्यधिक प्रकोपित हो तो वात की नाड़ी सर्प जलोकावत होती है। पित्त के अत्यधिक प्रकोपित होने पर पित्त नाड़ी यानी काक या फिर लावक की तरह ये होती है। कफ के अधिक होने पर, कफ की अधिकता में ये राजहंस के समान की चाल वाली होगी। जैसे हंस धीमा गति से चलता है, वैसे भी कफ की नाड़ी मंद गुण से, स्थिर गुण से, एकदम से धीमी गति से चलने वाली होगी। आदोच वहते पित्तम मध्य श्लेष्मा तथैव च आम्ले अंते प्रभज्जनों ने यहाँ सर्वशास्त्र विशारद ही। तो आदि में पित्त नाड़ी, मध्य में कफ नाड़ी तथा अंत में वात की नाड़ी चलती है, ऐसा सभी शास्त्रों का कहना है। ये एक बहुत ही बड़ा सूत्र है जो बताता है कि नाड़ी या हम लोग कैसे देखेंगे, कहाँ पर वो स्थित होती है। स्वस्थ नाड़ी का लक्षण बताया है आगे। स्वस्थ पुरुष की त्रिदोष नाड़ी केचुआ तथा सांप की तरह स्थिर एवं धीरे से गति से चलती है और फिर बलवान होती है। अर्थात स्वस्थ एवं निरोग पुरुष की नाड़ी स्थिर एवं मंद होते हुए भी सबल होती है, बिल्कुल मतलब बलवान होती है। भले वो थोड़ा सा स्थिर हो बट वो बलवान होती है। स्वस्थ एवं रोग रहित व्यक्ति की नाड़ी प्रातः काल स्निग्ध चलती है, चिकनी एवं मंद, दोपहर को उष्णता से युक्त तथा शाम को चंचल गति से चलती, मतलब जो हमारे शरीर में दोषों की स्थिति है उसी के अनुसार ये नाड़ियां चलती है। इस प्रकार की गति उन व्यक्तियों की होती है जो अधिक दिन से निरोग होते हैं। प्रातःकाल का कफ का प्रकोप या फिर दोपहर का पित्त तथा शाम का जो सायंकाल का कफ का प्रकोप, ये सभी सामान्यता होता है। इसी के आधार पर प्रातःकाल मंदगमना स्निग्ध नाड़ी कफ की है, अब मध्याह्न में चपल गति वाली उष्ण नाड़ी पित्त की है और सायंकाल में जो वक्रगामिनी है वो वात की नाड़ी बताई। बिल्कुल अभी आगे है, आचार्य उन्होंने बताया कि आगे
वात दोष या बाकी सभी दोषों का ज्ञान हमें कैसे होगा? नाड़ी से, नाड़ी के द्वारा दोषों का ज्ञान। तो नाड़ी वात दोष के प्रकोपित होने पर वक्र गति से चलती है, पित्त के प्रकोप से चंचल एवं फुदकती हुई चलती है, और कफ के प्रकोप से स्थिर चलती है। अर्थात नाड़ी के वक्र चलने से वात का प्रकोप, चंचल चलने से पित्त का प्रकोप तथा मंद गति से चलने से कफ का प्रकोप बताया है। जब नाड़ी वक्र तथा चंचल चले तब वात पित्त का प्रकोप, वक्र तथा स्थिर गति से चले तो वात कफ का प्रकोप, और चंचल एवं मंद चले तो हमें पित्त कफ का प्रकोप समझना चाहिए। तो द्विदोषात्मक जो नाड़ी है यहाँ पर इन्होंने इसको बताया है। नाड़ी नाड़ के जो विशेषज्ञ का मत है कि नाड़ी वायु के प्रकोप से सर्पी तथा जोंक की तरह टेढ़ी मेढ़ी चलती है, पित्त के प्रकोप से कौवा के समान तथा मेढक की गति के सदृश तेज अथवा चंचल गति से फुदक कर चलती है, तथा कफ के प्रकोप से राजहंस, फिर मयूर पक्षी है, परेवा है, कबूतर है तथा मुर्गा है, इन सभी के समान चलती है। वस्तुतः ये सारे प्राणी भले ही बताए गए हो, बट मुझे लगता है इन सभी प्राणियों के तरह अगर नाड़ी का अनुभव करना हो तो हमें निरंतर परीक्षण, निरंतर अभ्यास, निरंतर निरीक्षण की आवश्यकता होगी, तो ही जाकर हम लोग इस प्रकार के नाड़ी का अनुभव करेंगे। जब नाड़ी की गति बार बार सांप की गति की तरह तथा फिर मेढक की तरह कभी टेढ़ी मेढ़ी तथा कभी फुदक कर चले तब वात पित्त का प्रकोप समझना चाहिए। तो ये हम लोग अभ्यास से ही सब कुछ अनुभव कर पाएंगे। जब नाड़ी पहले सांप आदि की गति से टेढ़ी मेढ़ी और फिर राजहंस आदि की तरह होता है गति से चले तो हमें वात कफ का अनुमान प्रकोप लगाना चाहिए, या अर्थात वात कफ के प्रकोपित होने पर कभी टेढ़ी मेढ़ी तथा कभी मंद चलेगी। तो हम लोग जैसे आप परीक्षण करते हो ना, तो हमें द्विदोषित प्रकृति मिलती है शरीर में, वैसे ही यहाँ पर हमें नाड़ी में दोनों दोषों का अनुभव होगा। तो प्रकृति भी हम लोग नाड़ी के साथ जोड़ सकते हैं। नाड़ी के गति का अभ्यास कर हम लोग व्यक्ति की प्रकृति का भी अनुमान लगा सकते हैं। आगे बताते हैं, पित्त तथा कफ के प्रकोप से नाड़ी की गति सूक्ष्म, शीतल तथा स्थिर होती है। कफ तथा वात के प्रकोप से नाड़ी कभी सर्प तथा कभी हंस की तरह चलती है। अर्थात पित्त कफ की नाड़ी छूने में पतली तथा ठंडा और गति से स्थिर एवं मंद होती है, और कफवात की नाड़ी कभी स्पर्श करने से टेढ़ी मेढ़ी तथा गति में स्थिर प्रतीत होती है। आगे उन्होंने त्रिदोष के प्रकोप के नाड़ी की गति बताई है कि त्रिदोष के प्रकोप होने पर यह सन्निपात नाड़ी सर्पादि की गति, पुनः लावा आदि की गति तथा बाद में हंसादि की गति के तरह गति धारण करने वाली है। इस प्रकार पहले वात नाड़ी, पुनः पित्त नाड़ी तथा इसके बाद कफ नाड़ी चलती है। ऐसे वात पित्त कफ के क्रम से नाड़ी टूट फूट कर चले तो उसे असाध्य समझना चाहिए। ऐसे वात पित्त तथा कफ के क्रम से नाड़ी टूट टूट कर चलती है तो हमें जो भी रोग है उस व्यक्ति का, उसको असाध्य समझना। आयुर्वेद में आचार्यों ने नाड़ी का विचार प्रस्तुत करते समय, नाड़ी के वर्णन करते समय उसके साध्य असाध्य गुणों के बारे में भी बताया है, तो वो भी हमें समझना चाहिए। असाध्य सन्निपातज रोगों में नाड़ी कैसी होती है? सन्निपात के प्रकोप के नाड़ी मंद मंद, शिथिल शिथिल, भयभीत की तरह तथा रुक रुक चलने वाली, कभी कभी नष्ट हो जाती है तथा कभी कभी सूक्ष्म चलती है, हमेशा अपने स्थान से गिर जाती है और फड़कन कलाई के ऊपर चली जाती है तथा पुनः अंगुल को स्पर्श करती है, अर्थात नाड़ी छूटकर पुनः चलने लग जाती है। दूसरे प्रकार की सन्निपातिक नाड़ी में उन्होंने जो नाड़ी अति ऊंचा हो, अति स्थिर हो, बहुत ही धीमी चाल से हो, धीमी चाल चले, भक्षण की नाड़ी की तरह डंडे की जैसी मोटी तथा कठिन चले, अति सूक्ष्म भाव से चले तथा तिरछी चले, तो वह सन्निपात की नाड़ी होती है और असाध्य, अर्थात इस प्रकार की नाड़ी चले तो असाध्य लक्षण वाली समझनी चाहिए। तीसरे प्रकार की सन्निपात नाड़ी बताई है, यदि शरीर के अधिक गर्म होने पर भी नाड़ी का स्पर्श शीतल हो और शरीर के अत्यधिक शीतल होने पर भी नाड़ी गर्म हो तथा नाड़ी की गति अनेक प्रकार की हो, तो यहाँ पर वात की तरह, कभी पित्त की तरह या फिर कभी कफ की तरह, तो कभी दो दोषों की तरह तथा कभी तीन दोषों की तरह हो जाए तो उनकी मृत्यु निस्संदेह होती है। तो मृत्यु का भी सूचक यानी मृत्यु कब होगी इसके बारे में भी आचार्य यहाँ पर बताते हैं। ये भी एक
हमें सोचने की, मतलब इसके मुझे लगता है हमेशा से 1 दिन 2 दिन 4 दिन नाड़ी का अभ्यास कर आपको नाड़ी नहीं समझेगी, आपको निरंतर इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आपका कुछ अनुभव रहा है नाड़ी परीक्षा का, गौतम जी, सोनू जी? कुछ दोषों को समझा है कि आपने नाड़ी को देखकर? यस मैम। बताइए कैसे? जो पेशेंट आते हैं सभी में मतलब पहले तो नाड़ी परीक्षा ही करते हैं, तो उस हिसाब से मतलब ज्यादा फिर प्रश्न परीक्षा कम करनी पड़ती है, तो पहले ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर है। तो मैं तो थायराइड है, फिर डायबिटीज है, तो उसमें समझ लेता हूँ कि ऐसा है। फिर आप 3 दोषों के हिसाब से करते हैं परीक्षण, या कैसे ऑर्गन लेवल जैसे सर ने पढ़ाई वैसे करते हैं, कैसे करते हैं? अभी तक तो मतलब ऑर्गन लेवल में इतना ज्यादा नहीं पता चलता है, 3-200 में ज्यादा पता चलता है। अपना सिंपल जो तरीका है वही। हाँ, यस मैम। अच्छा, रानी जी आप देखती है नाड़ी? नमस्ते मैम। नमस्ते, आपका तो विषय है रोग निदान। जी मैम। बताइए। मैम अभी तो मतलब ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है मैम, देख करती तो हूँ। जी। हम्म। वात पित्त कफ तो समझ में आता होगा। हाँ मैम, वो समझ में आता है बात पित्त का। बाकी जो आप अभी बता रहे थे कि मतलब ये स्निग्ध और ये सब, मतलब ये सब समझ नहीं आता अभी, बट नहीं, वो तो बात अभ्यास पित्त का का विषय है, ये। इसको तो हाँ हमें मैम। समय लग जाता है। आप 1000-2000 लोगों की नाड़ियां देखेंगे ना, तो आपको ये, और वो भी कंसिस्टेंटली, आज देखा फिर महीने बाद देखा तो नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंटली वहां पर सूक्ष्म निरीक्षण, कंसंट्रेशन, इसीलिए वैद्य को भी प्राणायाम ध्यान धारणा करनी चाहिए, तो जी जाकर वो मैम। कंसंट्रेट हो पाएगा। तो हमारे मन में दिमाग में हजारों सवाल कि अगला पेशेंट आएगा उसको क्या होगा, फिर मेरा खाने का समय हो गया और कितनी भीड़ जमी है, ये सोचते बैठे हम नाड़ी को देखेंगे ना, तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। जी मैम, वो बिल्कुल। तो सोनू सही जी है। आपका कुछ अनुभव है? नहीं मैडम, अभी तक तो मैं अनुभव प्राप्त नहीं कर पाया उस विषय पे ज्यादातर। जी। सन्निपात में निश्चल हुई भी नाड़ी मृत्यु के समय में पलक उठती है, इसी प्रकार अन्य सभी रोगों में भी कर्म के में कुशल वैद्य समझे, अर्थात सन्निपात हो या अन्य किसी रोग में हो, बहुत समय तक मंद रहने के बाद नाड़ी फड़क उठे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु निश्चय है। देखिए यहाँ पे कितना क्लियर बताया है कि बहुत समय तक बंद रहने के बाद अचानक फड़कती है तो निश्चित मृत्यु सूचक बताइए। चौथे प्रकार की सन्निपातक नाड़ी, यदि नाड़ी पहले पित्त की गति यानी गर्म तथा तेज लगे, पुनः वात की नाड़ी यानी थोड़ा सा सूक्ष्म टेढ़ी मेढ़ी लगे, और फिर बाद में जल की गति यानी मंद मंद लगे, तो इस प्रकार वात पित्त कफ के कम को छोड़कर चले, और फिर चक्र पर बढ़ी हुई चढ़ी हुई की तरह कभी ऊपर को अंगुली के नीचे, कभी मध्य की अंगुली के नीचे तथा कभी अनामिका के नीचे, यही गतिक्रम विपर्य पूर्वक बार बार विस्तार पूर्वक करने, कभी तेज चले यानी पित्त की गति से चले, और कभी मोर की गति से चले, तथा कभी सूक्ष्म हो जाए यानी वातजन्य गति वाला हो जाए। इसी प्रकार यदि नाड़ी कम छोड़कर चले तो नाड़ी गति के विशेषज्ञ मुनिमान उसे असाध्य कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग से बताया है कि गति में बहुत ही ज्यादा बदलाव बताया है उन्हें, कभी तेज, कभी मंद, कभी स्थिर, तो इसको उन्होंने असाध्य ही बताया है। मृत्युकाल में उपसूचक नाड़ी, जो मृत्युकाल को सूचित करने वाली है, जिसका पुराने रोग के कारण शरीर क्षीण हो जाए और उसकी नाड़ी पतली होते हुए केचुए की तरह चिकनी, फिर धीर तथा वक्रगति से मोटा हो तो सांप की तरह कठिन, मोटी, तेज तथा वक्रगति से रुकती हुई, या फिर क्षीण या अदृश्य हो जाए तो उस दिन से 1 महीने के अंत में उसकी मृत्यु होगी। तो एक महीने के अंदर मृत्यु होना, ये स्थिति यहाँ पर बताई है। देखिए एक बार फिर से मैं दोहराती हूँ इसको। पतली, केचुए की तरह चिकनी,
फिर वक्र गति से मोटा, फिर सांप की तरह कठिन, तेज, और फिर क्षीण या अदृश्य हो जाए तो 1 महीने के अंदर मृत्यु होगी। तो मुझे लगता है इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म निरीक्षण की जरूरत है। यदि रोगी की नाड़ी कुछ समय जोर से चले किंतु शीघ्र ही शांत हो जाए और फिर नाड़ी गति बिल्कुल ना समझे और रोगी के शरीर में सूजन ना हो तो रोगी की मृत्यु 7वें दिन होगी। तो देखिए कितना सूक्ष्म निरीक्षण होगा हमारे शास्त्रकारों का कि उन्होंने दिन के हिसाब से गिना है, 7वें दिन, 1 माह वगैरह वगैरह। यदि ज्वर के दाह से व्याकुल त्रिदोष के लक्षण वाले रोगी की नाड़ी शीतल होते हुए साफ मालूम पड़े तो उसकी मृत्यु 3 दिन में होती है। असाध्य रोगी की नाड़ी दक्षिण हाथ में ही देखे, विशेषकर पैर में भी देखे। यदि दोनों का नाड़ी एक समान हो अर्थात दोनों की नाड़ी तर्जनी के नीचे हो, हमेशा चलती ही हो तो रोगी को मृत्यु 4 दिन में हो सकता है। देखिए 3 दिन में, 4 दिन में कितना। वैशाली जी नमस्कार, आप करती है नाड़ी परीक्षा? जी हाँ मैम, करती हूँ। बताइए कैसे आप देखती है त्रिदोष को? मैम नाड़ी देखते वक्त उसकी दोष प्राधान्यता और गति कैसी है, और अपनी मतलब अगर वातक की देख रहे तो वातक के उंगली के ऊपर वातक के 5 दोष जो है वो कहाँ पे वो नाड़ी दिखती है। और अभी सर का भी लेक्चर्स अटेंड किए थे नाड़ी के, तो अभी वो पैटर्न जो सर ने बताया वो भी ऑब्जर्व करती हूँ। अच्छा, आप सभी मतलब धातु का स्तर, ऑर्गन लेवल का पल्स, हाँ। दोषों का लेवल, या फिर जैसे बहुत ही है ना डिटेल, ये 7 स्तरों वाली नाड़ी ना, तो आप समझ रहे हैं, आपको अनुभव किया आपने कुछ? हाँ मैम, अभी तो मैंने फर्स्ट लेवल ही कंप्लीट किया है, अभी नेक्स्ट लेवल कंप्लीट करना है, लेकिन अब बहुत अच्छे से सर ने पढ़ाया और मतलब मिलता है ऐसे निरंतर अभ्यास, निरीक्षण क्षमता। हाँ। निरंतर अभ्यास जरूरी है। आप रोज अभी आपके पास पेशेंट आते हैं ना तो सबका देखिए, आपको बहुत अच्छे से अनुभव मिलेगा। थोड़ा सा समय, बस 5 मिनट का समय शांति से। और कुछ ये भी मैं मतलब आपको बता दूं, जैसे अभी भी मैंने बताया कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रोज सवेरे का 1 घंटे का समय रोज 10 लोगों का नाड़ी परीक्षण कीजिएगा। खास नाड़ी परीक्षा के लिए रोज 10 लोगों को बताइएगा। सोनू जी आप भी, आपको तो इंटरेस्ट है सभी बातों में, आप तो बिल्कुल कर सकते हैं सवेरे, बट इसके पहले आपको प्राणायाम, योगा सब कुछ करना होगा खुद को। मन की स्थिरता के लिए जितना कंसंट्रेशन हम लोग कर पाते हैं ना उतना अच्छा आपको मिलेगा। आप भी करिए वैशाली जी, सवेरे 10-10 रोज 10-10 बुलाइए, या जो भी संभव हो जितना भी अच्छे शांति से, और केवल नाड़ी परीक्षा करिए। आप मतलब लेवल वाइज जाइए तो आपको ज्यादा मतलब आपका जो ये बढ़ेगा आपका, क्योंकि जैसे नाड़ी हम जो देखना चाहते हैं वो टाइप से हम लोग वहां पर देख पाते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा। जी मैम। यदि रोगी की नाड़ी भ्रमर की कुछ केस हो तो बताइए मुझे। यदि रोगी की नाड़ी ये नाड़ी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछना था मुझे। बताइए ना, पूछिए। हाँ मैम, ये बोल रही हूँ कि जैसे बात पित्त की नाड़ी जैसे सर पढ़ा रहे हैं उसमें बताया उन्होंने सबकी, जैसे बात की अलग अलग रेट बताई है, पित्त की अलग बताई है, कफ की अलग बताई, तो मैम ये रेटिंग कैसे मतलब कैसे देखेंगे, कैसे मतलब उसको फील करेंगे कि मतलब बात की इतनी नॉर्मल है, पित्त की इतनी है, कफ की इतनी है, ऐसे? आप काउंट करना पड़ेगा फुल पल्स रेट 1 मिनट के लिए। जैसे कि अभी 72 to 80 नॉर्मल पल्स रेट है, नाड़ी की गति उतनी ही होगी, तो आपको पूरा एक समय के लिए फ्रीक्वेंसी आपको काउंट करनी होगी। जो वेव आपको लगती है ना, जो स्पंदन लगता है ना, वो पूरा एक समय के 1 मिनट के लिए आपको काउंट करना होगा फुल। और जो जैसे वातकी नाड़ी उस वहां देखिए काउंट करते समय पल्स आपने पढ़ी होगी, पल्स आपको देखनी आती है? जी मैम। हाँ बिल्कुल, बस वही नाड़ी है। मॉडर्न के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पल्स रेट, फ्रीक्वेंसी, रेट, रिदम, फोर्स, टेंशन, ये सारे बात वहां पे देखते हैं। बट आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में अगर हम पढ़ना हो तो हम लोग इसको दोषों की अवस्था से देखते हैं। जैसे
पहली जो तर्जनी है वहां इसको हम लोग वात नाड़ी फील करेंगे, मध्यमा को पित्त नाड़ी, और फिर अनामिका है तो वहां पर हमें कफ दोष की नाड़ी मिल जाती है। तो जैसे वात की नाड़ी में, वात दोष में हमने देखा कि उपच अधिक नहीं होता है, तो वात दोष की नाड़ी हमें अच्छी प्रतीत होती है, चंचल लगती है, लघु लगती है। पित्त दोष में मॉडरेटली है, और पित्त दोष थोड़ा सा लाइक चिपचिपाहट वाला, चिकनाहट वाला है, तो इसीलिए मध्यम प्रकार से जो मतलब बीच में लग जाती है और बीच में छूटने वाली, ऐसी कुछ जो नाड़ी है वो पित्त की होगी। और एकदम आराम से चलने वाली, जैसे इसके समान, हंस की गति के समान, या मतलब एकदम आराम से बट रेगुलर टाइप की जो होती है, थोड़ा सा गुरु होती है, ये कफ की नाड़ी होगी। तो अगर आप रेट की बात पूछ रहे, गति की बात पूछ रही है, तो वात दोष में तो 80-82 ऐसे आएगा, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल के हिसाब से आएगा। फिर पित्त दोष में 75 to 80 तक आएगा, और जो शास्त्रों में 72 बताया है, ये कफ दोष प्रकृति नाड़ी में हमें मिलेगा। तो ये आप जो नाड़ी का अनुभव करेंगे, जो रेट होगा, गति होगी, ये आपकी प्रकृति के हिसाब से भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। वात प्रकृति की व्यक्ति की नाड़ी देखते हैं तो वहां पर वात दोष की प्रधानता है, तो नाड़ी चंचल, लघु हमेशा और फास्ट मूविंग वाली लगेगी। पित्त में बीच में लगेगी, बीच में छूट जाएगी, ऐसे मेढक के समान, एकदम से फटकन लगती है, फटकन कम हो जाती है, फटकन लगती है, फटकन कम हो जाती है, ऐसे टाइप की। और कफदोष वाली तो आपको लगने में भी समय लगेगा, आपको थोड़ा दबाव अधिक बढ़ाना पड़ेगा तो कफ लगेगा, क्योंकि कफ गुरु है, मंद है, स्थिर, इस प्रकार से। गति तो सेम होगी, आयुर्वेद का पढ़ो, आप मॉडर्न का पल्स रेट देखो, गति में तो कोई मतलब ये नहीं, गति तो सेम ही रहेगी। जी मैम जी। हाँ, आप करिए, अभ्यास करिए निरंतर उसका, आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर यदि नाड़ी कंद यानी अंगूठे की जड़ में प्रायः ना फड़के और कभी कभी अंगूठे की नीचे तर्जनी अंगुली में स्पर्श करे, तो समझना चाहिए कि रोगी की मृत्यु 12 प्रहर के अंदर ही, मतलब 12 प्रहर के अंदर ही हो जाएगी। तो प्रहर घंटे के हिसाब से उन्होंने बताया है। जिसकी नाड़ी रह रहकर अंगूठे के मूल में तर्जनी के नीचे बिजली की झलक की तरह जल्दी से फड़क जाए, तो वह एक दिन वंचित रहता है, दूसरे दिन अवश्य ही मर जाता है, बस एक दिन का ही उसका जिंदगी होगा। जब नाड़ी अपने स्थान अंगूठे के मूल से खिसक गई हो और कुछ कुछ देर में चलती हो या नहीं चलती हो, तथा हृदय में तेज जलन हो, तो तब तक जीवित रहता है जब तक उजाला रहता है, मतलब जब तक दिन रहता है। जब दिन ढल जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो अर्थात ज्वाला शांत होने पर मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार का वक्तव्य सभी ग्रंथों में आया है। अंगूठे की जड़ से लेकर 2 अंगुल स्थान छोड़कर यदि नाड़ी स्पंदन करे, अर्थात अनामिका के नीचे स्पंदन करे, तो विद्वान पुरुष समझ ले कि उसकी मृत्यु आधा प्रहर के बाद हो जाएगी। यदि नाड़ी अंगूठे के मूल से 1 अंगुल छोड़कर मध्यमा तथा अनामिका के मध्य में लकीर की तरह लंबी होकर बढ़े, तो रोगी की मृत्यु 1.5 प्रहर बाद हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। तो अलग अलग स्थितियां बताइए यहाँ पर। इसके लिए भी जैसे मतलब मुझे लगता है अभ्यास की ही जरूरत होगी। निरंतर अध्ययन से ही हमें इतना सूक्ष्म तरीका मतलब पता चलेगा, हम लोग अनुभव कर पाएंगे। यदि नाड़ी अंगूठे के मूल से 2 अंगुल स्थान मध्यमा तथा अनामिका के नीचे में लकीर से लंबी चलती हुई बार बार कुछ क्षण के लिए बंद हो जाए, तो 6 प्रहर के अंदर ही रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो 6 प्रहर बताया है। यदि नाड़ी अंगुष्ठ के मूल से तथा अंगुष्ठ अंगुल हटकर तर्जनी तथा मध्यमा के स्थान का चतुर्थांश छोड़कर चंचल गति से चले और कभी रुक जाए, अर्थात तर्जनी अपना चतुर्थांश छोड़कर नाड़ी का स्पर्श ग्रहण करे, ऐसे ही मध्यमा अर्थात चतुर्थांश स्थान छोड़कर स्पर्श ग्रहण करे, तो रोगी की 3 दिन में मृत्यु। तो इस अध्याय में उन्होंने मतलब दिन के हिसाब से ही बताया है कि मृत्यु कब होगी। जिसकी नाड़ी अंगूठ के मूल के 1.25 अंगुल खिसक कर कुछ उष्णता या तेजी से चले, तो उसकी मृत्यु 4थे दिन हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। यदि नाड़ी अंगूठे के मूल से अथवा 1.25 अंगुल खिसक कर मंद मंद करने को 5वें दिन रोगी की मृत्यु हो जाती है, यह अन्यथा नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये
सभी जो उन्होंने यहाँ पर बताया है, बहुत ही निश्चित रूप से इसके लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण, बहुत ही निरंतर अध्ययन का ही ये विषय है। इसके बाद ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। तो पहले के जमाने में जो वैद्य हुआ करते थे राजवैद्य के रूप में गांव गांव में, तो वहां पर मुझे लगता है इनका इतना अनुभव रहा होगा कि वो बोल देते थे कि ये बचेगा नहीं, बस इसके पास समय कम है। आज हम लोग टीवी में, पिक्चर्स में, सीरियल्स में देखते हैं कि बोलते हैं ना, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसके पास बहुत कम समय है। तो मुझे लगता है ऐसी स्थितियों में हम लोग नाड़ी का परीक्षण, एक्चुअली कई सारे आर्टिकल्स, रिसर्चेस मैंने पढ़े हैं, तो उसमें ये बताया है कि ऐसे जो नाड़ी का अनुभव, एक हमारे डॉक्टर आए थे, उन्होंने भी बताया कि जो मतलब आईसीयू में पेशेंट्स थे, तो आईसीयू के सीरियस पेशेंट्स की उन्होंने नाड़ी का परीक्षण किया था। तो उनको भी जो अभी बताया है ना, 7 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, ऐसे कुछ अनुभव उन्होंने किया था। तो ये हमें जो शास्त्र में लिखा है, अगर हमें प्रैक्टिकली देखना होगा तो हमें खुद से भी प्रयास करना पड़ेगा। इतनी निरीक्षण क्षमता हमें डेवलप करनी पड़ेगी, तो जाकर हम लोग बता पाएंगे। जैसे अभी रानी जी को लग रहा है कि कैसे हम लोग समझे वगैरह, तो निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा। हम मतलब सिर्फ पढ़ने से भी नाड़ी समझती है ऐसा नहीं होगा, हमें खुद से अध्ययन, स्वयं अध्ययन इंपॉर्टेंट है नाड़ी परीक्षा में। अब जितना स्वयं अध्ययन, जितना रोग देखेंगे, रुग्णों को देखेंगे, उतना धीरे धीरे आपको विश्वास बढ़ता है। शास्त्र कभी झूठा नहीं होता, ग्रंथ कभी झूठे नहीं होते, बट हम लोग उस तक पहुंच नहीं पाते, ये समस्या होती है। हमें इतना दृष्टिकोण डेवलप हो जाना चाहिए, हमें इतनी क्षमता हमें लानी चाहिए कि इन सभी बातों को हम लोग पढ़े, अध्ययन करें। इसलिए मुझे लगता है कि पहले की जो पद्धतियां थी, गुरुकुल पद्धति, तो गुरुकुल में पढ़ेंगे और फिर वहां पर ही जैसे दिन बिता देंगे, तो दिन के अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे अभी हम लोग कुछ कैंप्स कराते हैं, तो वहां पर हमने देखा कि दिन भर सवेरे की नाड़ी का रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर दोपहर तक नाड़ी का रिकॉर्डिंग, फिर शाम में नाड़ी का रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ऐसे कैंप्स होते हैं, ऑफलाइन कैंप्स होते हैं, जहां पर पूरी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हम लोग नाड़ी परीक्षा का ही अनुभव करते हैं, तो ही हमें सीखने को मिलता है। ऐसे हम लोग उठे, दोपहर में देखे नाड़ी और फिर ये होगा, ऐसे नहीं होगा। तो बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन की जरूरत है। इसीलिए मैं खुद से ऐसे कुछ, मतलब मैंने तो बहुत बार पढ़ी है। अभी हमारी एक नाड़ी के ऊपर किताब भी आएगी अगले 2-3 महीने में, जो जिसमें हम लोग पूरा मतलब जितना सिंपल तरीके से, जितना सिंपल लैंग्वेज में हो, उतना हमने उसको बनाने का प्रयास किया है। अगले 2-3-4 महीने तक ये हमारी बुक लॉन्च हो जाएगी। तो इसमें भी हमने वही 7 स्तर वाली, बट एक स्टैंडर्ड बुक देने का प्रयास किया, जो सभी नॉर्मल इंसान को भी समझ सके, इतनी सरलता से उसको पुटअप करने का प्रयास किया है। तो बिल्कुल नाड़ी शास्त्र ये बहुत ही गहन शास्त्र है, निरंतर अभ्यास के सिवा ऑप्शन नहीं। स्वाति जी नमस्कार। स्वाति बालाजी बताइए कुछ है तो आज के लिए रुकते हैं, फिर हम लोग नाड़ी, फिर कल हम गायनी का सेशन। कल क्या पढ़ना है बताइए मुझे। कल्प पढ़ना है, कोई कर्म पढ़ना है, पिछू या जैसे धारा वगैरह, स्थानिक चिकित्सा का। रानी जी बताइए, आपका चॉइस। जी मैम। क्या पढ़ेंगे मैम अभी आप बता रहे थे ना उत्तर बस्ती का, वो मतलब मुझे आता नहीं है, हाँ मुझे सीखना है। हाँ, मैम उत्तर उस बस्ती तरह का तो की। थर्सडे को सेशन ही है। एक डॉक्टर अच्छा मैडम अच्छा। को बुलाया है, उनका थोड़ा अलग उत्तर बस्ती वो कराती है, इसलिए हमने उनको बुलाया। तो उत्तर बस्ती पे करना है तो मैं उत्तर बस्ती पे कल कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका ये सिस्टम ही अलग है, वो अलग मतलब तरीके से करती है, इसीलिए उनको बुलाया है हमने। गुरुवार को होगा वो शाम में 7:30 बजे का उनका सेशन होगा। फिर अगर आपको लगता है तो उत्तर बस्ती पे हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है है मैम। ना? चलेगा थैंक यू। सभी को? जी मैम। वैशाली जी आप करती है उत्तर बस्ती? जी हाँ मैम, करती हूँ मैं। इनफर्टिलिटी के केसेस में करना पड़ता होगा। हाँ मैम, हाँ मैम। ट्यूबल ब्लॉकेज और में मैं, भी अच्छा रिजल्ट आता है। जी मैम, और मैं HSG करती हूँ ना मैम, सेम प्रोसीजर है उत्तर बस्ती। सिर्फ उसमें बिल्कुल डाई डालते और हाँ, एक्सरे शूट्स लेते हैं, और हम मतलब ऑयल या ऑयल डाल, ग्लूटा डालते हैं और पिछू रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो आपके लिए तो इजी होता है, बिल्कुल सही हाँ मैम। है। सही है। तो फिर आज के लिए रुकते हैं हम लोग, फिर कल मिलेंगे, ठीक है? कोई हो तो आज धात की पुष्कर का कोई डिस्कस नहीं किया किसी ने? सोनू जी आपने भी कुछ नहीं डाला, गौतम सर जी आप भी, वैशाली आप डालिए धात की पुष्कर के बारे में आपका अनुभव।
जी मैम। हाँ ठीक है, फिर चलिए कल मिलते हैं फिर। नमस्कार। और शाम में आइए वैशाली, 6 बजे धातु सार का आज शायद लास्ट सेशन होगा। हाँ मैम, आती हूँ मैम। ठीक है, नमस्कार।